एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। 11th का चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले समझते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डीपी बाई डी दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। हेयर पी इज द मोमेंटम एंड आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो हम लोग एक मतलब प्रूफ से देखते हैं। ओवरऑल फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी को हम लिख सकते हैं डी इंटू एम इंटू वी अपॉन डी टी। सो यहाँ पर यदि इसका क्या मतलब है d अपॉन डी टी का, इसका मतलब है डेट इज एम भी का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे तो m एज इट इज होगा एंड dv बाई डी टी होगा प्लस v एज इट इज होगा और मास का डिफ्रेंसिएशन डेट इज dm बाई डी टी होगा। तो ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो यदि हम एक केस लेकर चलते हैं कि यदि मास कांस्टेंट हो तो dm बाई डी टी क्या होगा? 0 होगा। मास यदि कांस्टेंट हुआ तो डिफरेंशिएशन ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। तो हेयर dm बाई डी टी ओवरऑल ये टर्म आपका 0 होगा। तो यहाँ से टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स निकल के आता है m इंटू डी वी बाई डी टी। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन मतलब कि ओवरऑल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा m इंटू ए। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का कह रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। नाउ आगे बात करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है के डायरेक्शन के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक मतलब स्फीयर है और यहाँ पर हम एक ब्लॉक को रखे हैं तो इसका जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ये टुवर्ड द सेंटर होगा एम जी, एम इंटू जी। एम हेयर इज द मास ऑफ ब्लॉक। एंड यदि इस प्रकार ब्लॉक यहाँ रखे हैं तो यहाँ प्लेस्ड है ब्लॉक, तो यहाँ पर बहुत क्या करता है कि एम जी इस डायरेक्शन में लगाता है जो कि गलत है। एम जी हमेशा टुवर्ड द सेंटर ही लगेगा, ये सही है। एंड हेयर मान लीजिए अब एक ब्लॉक को हम लोग ग्राउंड पर रखे हैं तो नीचे लगेगा एम जी। तो ये हम लोग कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल के बारे में देखे हैं। नाउ आगे बात करते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फोर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। बेसिकली नॉर्मल फोर्स आपका ऑलवेज टुवर्ड द बॉडी, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के तरफ ही होगा एंड पुशिंग नेचर का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग नेचर दैट इज मतलब मान लीजिए एक ब्लॉक है तो यहाँ पर एम जी क्या होगा? एम जी नीचे लगेगा एम जी। और वही नॉर्मल फोर्स जो है इस ब्लॉक के तरफ लगेगा, मतलब कि पुशिंग नेचर का है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पर नॉर्मल नीचे लग रहा है इस ब्लॉक के वजह से। ग्राउंड को यदि देखें, ग्राउंड के केस में नॉर्मल नीचे लग रहा है ब्लॉक के और एम जी आपका ऊपर लग रहा है इस ब्लॉक, मतलब ग्राउंड को रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो यहाँ आपका एन इज इक्वल टू एम जी बोल सकते हैं, तब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। नाउ नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन भी समझ गए। नाउ आप बात करते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। टेंशन फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग में यूज होता है। तो टेंशन फोर्स आपका पुलिंग नेचर का होता है। ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के से दूर जाएगा। टेंशन फोर्स बेसिकली आपका क्या है? टेंशन फोर्स बेसिकली आपका कोई भी स्ट्रिंग है, दैट मीन्स धागा है या रस्सी है, तो उसके अंदर जो फोर्स होता है दैट इज टेंशन फोर्स होता है। और ये हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। मान लीजिए आपका एक ब्लॉक यहाँ पर लटका हुआ है तो यहाँ इस डायरेक्शन में होगा टेंशन फोर्स, ऊपर के डायरेक्शन में। और यहाँ एक ब्लॉक है तो एम जी नीचे होगा, टेंशन ऊपर। तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हैं इसको। नाउ 6 नंबर कॉन्सेप्ट देखते हैं
देखिए, तो ओवरऑल हम ऊपर क्या समझे कि टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डीपी बाई डी टी। तो यहाँ डीपी बाई डी टी का क्या मतलब है? डीपी बाई डी टी का मतलब है ओवरऑल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम। तो इसका स्लोप आपका है डीपी बाई डी टी, तो ये आपको फोर्स देता है। और वहीं बात करें बेसिकली, यदि इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो ओवरऑल आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। यहाँ से ये भी आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ग्राफ से यदि समझे तो आपका फोर्स वर्सेस टाइम यदि ग्राफ दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या देगा? तो ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो A1 माइनस A2 जो किए हैं, ओवरऑल एरिया आपको दे रहा है चेंज इन मोमेंटम। और वहीं 9 मतलब कि ओवरऑल आगे बात करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर एरिया का डिफरेंस तो जो देगा वो क्या देगा? तो इस यहाँ पर एरिया जो है दैट मीन्स इंटीग्रेशन। तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर एरिया जो इसका देगा डिफरेंस इन एरिया दैट इज चेंज इन वेलोसिटी देगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सिंपल भी है। मतलब कि आपको बस याद रखना है एफ टी ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन मोमेंटम और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं इक्विलिब्रियम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बनता है। बहुत ही आसान होता है, बस बैलेंस करने के लिए आना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की बात करें 10 नंबर, तो जैसे मान लीजिए आपका एक यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है और इसको हम लोग उस डायरेक्शन में पुश किए हैं, यहाँ पर मान लीजिए लाके पकड़े हुए हैं। तो ओवरऑल इस जो छोटा सा मास है इसकी वजह से नीचे एम जी लगेगा, एम इंटू जी। और ये जो आपका स्ट्रिंग में लटका हुआ है इस धागे के अंदर, मतलब कि इधर टेंशन लगेगा टी, और ये आपका एक थीटा एंगल पर है तो यहाँ भी थीटा एंगल होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ टी है और ये थीटा एंगल है, तो इस डायरेक्शन में इसको रिजोल्व बस कर रहे हैं और कुछ नहीं, टी को रिजोल्व कर रहे हैं। तो इधर हो जाएगा टी कोस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। और मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम लगाए हैं, एक्सटर्नल दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ओवरऑल इसको देखें तो टी साइन थीटा जो आपका है, टी साइन थीटा कहाँ है? टी साइन थीटा यहाँ है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई होगा और टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी होगा। तो आपका ओवरऑल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा ये स्मॉल एम मास। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई एंड टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो ओवरऑल टी की बात करें तो टी हो जाएगा आपका अंडर रूट क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। हाँ, इसको बेसिकली सोल्व किए हैं तो ये आ गया। तो टेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं ओवरऑल। और टेन थीटा की बात करें, थीटा एंगल भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, डेट इज परपेंडिकुलर यहाँ क्या है? क्यू ई है। और बेस की बात करें तो एम जी है। तो बेसिकली हम यहाँ से निकाले हैं इस दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से आप टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, क्यू ई अपॉन एम जी। और आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट सीट यहाँ लगा दिए हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और वही सेम केस है कि यहाँ मास आपका स्ट्रिंग में लटका हुआ है थीटा एंगल पर। तो ओवरऑल यहाँ बस करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, डेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाएगा Q इंटू ई होता है, जिसे यहाँ पर हम देखे थे Q इंटू ई देखे थे। तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू ई, और ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ बस Q और ई की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। तो उसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 11 नंबर कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये आइडियल पुली। इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। जैसे यदि आपको दिया हुआ है एक पुली दिया हुआ है और यहाँ धागा लटका लपेटा हुआ है, तो यहाँ आपका टेंशन T1 लग रहा है, यहाँ T2 लग रहा है। और मान लो ऊपर जो है पुली भी किसी बंधा हुआ है स्ट्रिंग से, तो ऊपर लगेगा T3 टेंशन। और यदि पुली का मास दिया हुआ है तो नीचे आपका मास ऑफ पुली इंटू जी लगेगा। तो ओवरऑल फोर्स की बात करें तो T3 किधर है? ऊपर। तो T3 माइनस
T1 प्लस T2 प्लस M इंटू जी ओवरऑल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन। ये कहीं न कहीं फोर्स ही है, नेट फोर्स आप ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। नाउ 12th नंबर देखते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का भी क्वेश्चन काफी आया हुआ है जेईई मेंस एडवांस दोनों में। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है और एक एम मास दिया हुआ है। तो आपको पता है इधर इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड एम जी साइन थीटा होता है फोर्स, और इधर हो जाएगा एम जी कोस थीटा, ये आपका इधर एम जी होता है, और इधर आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, और एक्सीलरेशन मान लो नीचे के डायरेक्शन में। तो ओवरऑल यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम केस में एन इज इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा, और तो यहाँ से सिर्फ है ना। आगे बात करते हैं 13 नंबर। तो मान लीजिए आपको एक पुली दिया हुआ है और दो ब्लॉक लटका हुआ है इस तरह से। तो ओवरऑल टी टेंशन ऊपर, और यहाँ भी टी टेंशन लगेगा ऊपर क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग है, और एक दूसरा स्ट्रिंग है जो कि पुली को लटका हुआ है, टू टी टेंशन ऊपर लग रहा है। तो इस केस में जेईई एडवांस का एक कॉन्सेप्ट बनता है। यदि आपको मास ऑफ पुली को कंसीडर कर रहे हैं तो ओवरऑल वही जो ऊपर बताएं, ओवरऑल नेट फोर्स जो होगा वो लिखाएगा आपका T2 ऊपर जो लग रहा है माइनस मास ऑफ पुली इंटू जी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, मतलब ये तीनों टेंशन का है वही लिखे, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और इफ मास ऑफ पुली नॉट कंसीडर, आपको मास ऑफ पुली अधिकतर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो यदि मास ऑफ पुली नहीं दिया हुआ है तो ओवरऑल मास ऑफ पुली को जीरो कर देंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ओवरऑल T2 माइनस 3T डेट इज तीनों का सम दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ओवरऑल हो जाएगा आपका T2 इज इक्वल्स टू 3T। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान है ना। आगे बात करते हैं, ये भी कंसेप्ट जेईई मेंस के क्वेश्चन में यूज हो चुका है। जिसे आपको दिया हुआ है ये एक पुली दिया हुआ है, ये x1 इस डायरेक्शन में इलोंगेशन है, मान लीजिए इलोंगेशन इन स्ट्रिंग, और यहाँ x2 नीचे है, और इस इधर है पुली का x है। तो ओवरऑल x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। ये कहीं कहीं यूज हो सकता है ना। आगे बात करते हैं, तो ये बेसिकली टेंशन इन पुली ही था वही। अगला एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, उसी का यूज मतलब यहाँ पर किए हैं। जैसे देखिए एक पुली है और एक्सीलरेशन ऊपर है 4, और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर है 8। तो इस पुली का एक्सीलरेशन क्या होगा? काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी आगे आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ओवरऑल दो ब्लॉक लटका हुआ है एक पुली से, एक का एक्सीलरेशन ऊपर है 4, एक का ऊपर है 8। तो इस मतलब कि पुली का एक्सीलरेशन क्या होगा? तो बस डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डायरेक्ट भी आप रट सकते हो। एक्सीलरेशन A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस A1 बाई 2। तो ओवरऑल A3 हो जाएगा 4 प्लस 8 बाई 2 दैट इज 6 आंसर। तो आगे बात करते हैं 14 नंबर। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू M1 A1 प्लस A2 प्लस M3 A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आपका एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि लिखना है तो मास इंटू एक्सीलरेशन का सम आप लिख सकते हो, और यहाँ से एक्सीलरेशन आप निकाल सकते हैं नेट फोर्स अपॉन मास टोटल। और ये भी वही कंसेप्ट है कि A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना। आगे बात करते हैं, नोट है क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। जैसे आपको दिया हुआ है एक, मान लो एक दिया हुआ है कंटेनर, और उसके अंदर या फिर लिफ्ट ही मान लो, लिफ्ट दिया हुआ है जो कि एक्सेलरेशन 3 से ऊपर जा रहा है, और 3 ब्लॉक है इसके अंदर 5 kg 4 kg एंड m मास का। तो ओवरऑल बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द नेट फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 kg ब्लॉक पर कितना नेट फोर्स लग रहा है इनसाइड लिफ्ट। तो नेट फोर्स बस करना क्या है आपको, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ 4 kg दैट इज 4 इंटू एक्सीलरेशन, जिस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है लिफ्ट, तो 3 से जा रहा है, तो ओवरऑल 4 इंटू 3 दैट इज 12 आंसर हो जाएगा। काफी आसान है ना। मान लो आपको दिया हुआ है 16 नंबर, देखिए फाइंड द एक्सीलरेशन। मान लीजिए आपको दो ब्लॉक दिया हुआ है
और वो एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है दोनों ऐसे, एक 10 केजी है, एक 20 केजी है। और इधर आपको 150 न्यूटन का फोर्स से हम लोग इसको पुल कर रहे हैं और एक्सेलरेशन 4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बस इसमें भी वही कंसेप्ट लगाना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का सम। तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2। तो इसको सोल्व करेंगे तो मतलब एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा 7। काफी आसान है ना। आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। 18 नंबर देखिए, ओवरऑल मान लीजिए आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है 3 केजी का और नीचे यहाँ 2 पुली से लटका हुआ है 2 ब्लॉक 2 केजी का और एक 5 केजी का, और इसका एक्सेलरेशन a ऊपर है, इसका इस डायरेक्शन में a है और इसका नीचे है a। तो ओवरऑल वही a ही फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो बस करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे देखो 5 केजी का लटका हुआ ब्लॉक है तो इसका नीचे फोर्स लगेगा 5 इंटू जी दैट इज 50 और यहाँ 2 इंटू जी दैट इज 20। तो 50 माइनस 20 अपॉन टोटल मास ऑफ ब्लॉक दैट इज 2 केजी 3 केजी 5 केजी का सम। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चन में जो है एक ही कंसेप्ट है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स लिख लो अपॉन टोटल मास कर दो बस। नाउ HCV का क्वेश्चन है, देखो 19 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है और 2 पुली से लटका हुआ है, एक मतलब 2 ब्लॉक है और बीच में भी एक ब्लॉक दिया हुआ है 10 केजी का और ये 4 केजी है और ये 20 केजी है। तो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वही कंसेप्ट लगाना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स पहले लिख लो। नेट फोर्स यहाँ हो जाएगा आपका 200 माइनस 50, जो कि यहाँ इस बीच वाला ब्लॉक का 50 लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक है तो नीचे उसका फोर्स क्या होता है, mg साइन थीटा होता है, ऊपर ही पर है। तो mg साइन थीटा से यहाँ 50 आ गया सॉल्व किए तो टोटल 200 माइनस 50 और माइनस 40 इसका हो गया अपॉन टोटल मास दैट इज 4 केजी 10 केजी एंड 20 केजी। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं ना। आगे बात करते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स में व्हेनेवर देयर इज इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है स्प्रिंग के अंदर। जब भी आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो या फिर कंप्रेस करते हो तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है स्प्रिंग के अंदर। तो वही फोर्स जो होता है दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, दैट एक्स इज द इलोंगेशन या कंप्रेशन। तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ एस दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, के आपका कांस्टेंट है। तो ओवरऑल ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और वही स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस के इंटू एक्स, डेट माइनस शो कि टुवर्ड द नेचुरल लेंथ की डायरेक्शन में। तो के क्या है यहाँ पर, के है आपका स्प्रिंग या स्टिफनेस कांस्टेंट। ना बात करते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट की। तो ओवरऑल जैसे देखो एक ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर और यहाँ पर हमने स्प्रिंग से एक ब्लॉक को लटकाया है। तो ओवरऑल आपको पता है कि mg साइन थीटा होता है नीचे के डायरेक्शन में फोर्स, और वहीं स्प्रिंग के केस में ऊपर फोर्स लगेगा डेट इज के इंटू एक्स। तो ओवरऑल यहाँ लिखेंगे हम लोग के एक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा और एक्स नोट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एम जी साइन थीटा अपॉन के। तो यही आपका इलोंगेशन इन द स्प्रिंग हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन के एक्स इज इक्वल टू। ना आगे बात करते हैं कुछ यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिया हुआ है एक स्प्रिंग से लटका हुआ एक ब्लॉक है जो कि इसको यदि छोड़ते हैं तो ये कुछ एक्स नोट डिस्टेंस इलोंगेट होता है, तो फाइनल इस पोजीशन पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, एक्स के इंटू एक्स होगा, डेट इज इक्वल्स टू एम जी होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। तो दोनों यदि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर धीरे धीरे लाते हैं तो इसको दोनों को बराबर करेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम देखा जाए तो एफ एस डेट इज के एक्स इज इक्वल टू एम जी होगा। तो यहाँ से आप x जो है इलोंगेशन डेट इज इक्वल टू एम जी बाई के लिख सकते हैं।
तो यदि कोई ब्लॉक स्प्रिंग में लटका हुआ है और वर्टिकली लटका हुआ है तो इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा mg/k, और यदि इंक्लाइंड प्लेन पर है तो वही फोर्स को बराबर करेंगे कि x इज इक्वल टू mg साइन थीटा, तो यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा बाई k। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं भी यूज हो सकता है ना। आगे बात करते हैं 21 नंबर देखिए। इफ स्प्रिंग इज कट इनटू एनी पार्ट, मान लीजिए स्प्रिंग को हम कट कर रहे हैं तो इस केस में भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू एनी पार्ट देन द कॉन्सेप्ट इज लेंथ इनटू स्प्रिंग, जो होगा हमेशा मतलब कि इक्वेट कर दो, हमेशा कांस्टेंट होगा। लेंथ इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा इक्वेट कर दो, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल समझते हैं। एक स्प्रिंग दिया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और l आपका लेंथ है, और इसको कट किए हैं दो पार्ट में, L1 लेंथ में और L2 लेंथ में, जिसका कि K1 हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और K2 हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ओवरऑल बस ये फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी आप निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट बस इक्वेट करना है। तो यहाँ पर k इंटू एल डेट इज इक्वल्स टू इसका हो जाएगा k1 इंटू L1 और इसका हो जाएगा इज इक्वल्स टू K2 प्लस मतलब K2 इंटू L2। तो बस दोनों का प्रोडक्ट बस बराबर करते चल जाओ, आप निकाल सकते हो। K1 L1 इज इक्वल्स टू K2 L2 इज इक्वल्स टू K इंटू L। ना आगे बात करते हैं देखिए 22 नंबर, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको समझना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कब कहते हैं। तो देखो यहाँ कंसेप्ट हम लिखे हैं, स्प्रिंग को कट करके देख लो, यदि ब्लॉक रह गया तो ये पैरेलल में होगा। मतलब कि जिसे मान लीजिए देखिए यहाँ समझो, इस एग्जांपल से समझो। जैसे यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग में हम ब्लॉक को ऐसे लगाए हैं और इधर भी स्प्रिंग लेफ्ट राइट दोनों साइड लगाए हैं, और एक तरफ का मान लीजिए आपको स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और एक तरफ का K2 है। मान लो यहाँ से आप कट कर दो, इसको कट कर दो तो ये ब्लॉक गिरेगा नहीं, गिरेगा, रह जाएगा उससे ही, क्योंकि इधर वाला स्प्रिंग के चलते। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक ट्रिक है बेसिकली, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि स्प्रिंग को कट करके देख लो, यदि ये रह गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि आप रेजिस्टेंस में पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े होंगे। तो ओवरऑल यहाँ के इक्विलिब्रियम हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, मतलब ओवरऑल सम कर दो K का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और वहीं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसका उल्टा होता है, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 ऐसे करके सम होता है। जैसे इसका एग्जांपल ये है कि दो स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है और इसमें एक और अटैच है एक स्प्रिंग, और ये ब्लॉक लगा हुआ है, तो ये इसका K2 है इसका K1 है। यदि इसको कट करते हैं तो क्या होगा, ये ब्लॉक गिर जाएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये ट्रिक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये ब्लॉक नहीं रहेगा, डेट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है मतलब कि फॉर्मूला लगाना है पैरेलल रेजिस्टेंस वाला, that is 1/k equivalent is equals to 1/k1 plus 1/k2 plus 1/k3 डॉट 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 सम। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक स्प्रिंग दिया हुआ है जिसका K और L है, K कांस्टेंट है, L लेंथ है, इसको हम कट किए हैं L/3 और 12/3 के टर्म्स में कट किए हैं स्प्रिंग को। तो बताइए K1 और K2 क्या होगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो ओवरऑल कांस्टेंट कर दो, तो यहाँ पर K इंटू एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा छोटा वाला, डेट इज K1 इंटू L/3, तो यहाँ से K1 आ जाएगा, और KL इज इक्वल्स टू यदि इक्वेट करें दूसरा वाला K2 इंटू 12/3, तो यहाँ से K2 भी निकाल सकते हैं।